जब भी आपको पुलिस स्टेशन से कॉल आती है, आपको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपको कॉल किसी दूसरे को हैंडओवर नहीं करनी है। आपको पूरे धैर्य के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है, उनसे कुछ सवाल पूछने हैं, उनके कुछ सवालों के जवाब देने हैं। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम संतोष गुप्ता है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है लीगल अवेयरनेस। मेरे चैनल का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों में कानून के प्रति जागरूकता फैलाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने लीगल राइट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारियाँ भविष्य में भी समय समय पर प्राप्त होती रहें। वीडियो के अंत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी छिपी हुई है जो कि हर भारतीय को जानना बेहद जरूरी है। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी पुलिस स्टेशन से कॉल आती है, आपको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, तो सबसे पहला सवाल आपने पूछना है कि कौन से पुलिस स्टेशन आपको बुलाया जा रहा है, जिस पुलिस ने आपको कॉल की है उसका डेजिग्नेशन क्या है, ये आपको सवाल जरूर पूछनी है। और साथ ही साथ आपको यही पूछना है कि केस किसने फाइल की है, कंप्लेन किस रिगार्डिंग है, इस बारे में आपको जानकारी लेनी है, आपको किस रिगार्डिंग बुलाया जा रहा है। हो सकता है कि पुलिस आपको पूरी जानकारी ना दे, बट इतना तो जरूर बताएगी कि किसने फाइल करी है केस, या फिर कंप्लेन किस रिगार्डिंग है, इसके बारे में पुलिस आपको जरूर बताएगी। लेकिन आपको बस इतने में ही पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचना है। आपको पुलिस को बोलना है कि वो आपको नोटिस सर्व करे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत, तभी आप पुलिस स्टेशन आएंगे। हो सकता है कि ये बात सुनने के बाद पुलिस आपको प्रेशराइज करे, आपको डराए धमकाए कि पुलिस स्टेशन आप आ जाइए, लेकिन आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है कि अगर आपको नोटिस सर्व नहीं की जाएगी सीआरपीसी के तहत, तो आप पुलिस स्टेशन नहीं आएंगे। अब हम जानेंगे बेसिकली नोटिस के बारे में। नोटिस बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं सीआरपीसी के अंतर्गत। पहला जो नोटिस है वो सेक्शन 160 सीआरपीसी के अंतर्गत इशू होता है, जो कि बेसिकली गवाही या फिर विटनेस देने के लिए होता है। अगर सेक्शन 160 सीआरपीसी के अंतर्गत कोई नोटिस आपको मिलता है तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि ये बस विटनेस या फिर गवाही देने के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सीडेंट हुआ हो जहाँ पर आप मौजूद हो, जब आपने देखा हो, तो पुलिस आपको बुला सकती है ये जानने के लिए, आपकी स्टेटमेंट लेने के लिए कि कौन से दिन में एक्सीडेंट हुई थी, कितने बजे हुई थी, किसकी गलती थी, कौन कितने स्पीड से आ रहा था। इस तरह के सवाल आपसे बेसिकली पुलिस पूछ सकती है। तो बेसिकली ये गवाही देने के लिए ही इशू किया जाता है सेक्शन 160 सीआरपीसी के अंतर्गत नोटिस। यहाँ पे मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि कोई भी अगर पुरुष व्यक्ति है जो कि 15 साल से कम उम्र का है, या फिर 65 साल से ऊपर का है, या फिर कोई महिला है, या फिर कोई फिजिकली या फिर मेंटली डिसेबल पर्सन है, उसे पुलिस स्टेशन गवाही देने के लिए नहीं बुला सकती। पुलिस को उनके घर ही जाना पड़ेगा जहां वो रहते हैं। दूसरा जो नोटिस है वो बेसिकली सेक्शन 91 सीआरपीसी के अंतर्गत इशू किया जाता है। अगर कोई सेक्शन 91 सीआरपीसी के अंतर्गत कोई नोटिस आपको मिलता है तो इसमें भी आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये नोटिस बेसिकली कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई सामान पुलिस स्टेशन में प्रोड्यूस करने के लिए इशू किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप एम्प्लॉयर हैं और आपके नीचे कर्मचारी काम करते हैं और किसी कर्मचारी के अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट फाइल हुई है, तो हो सकता है कि सेक्शन 91 सीआरपीसी के अंदर आपको कोई नोटिस इशू किया जाएगा जो कि उस एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स हो गया। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री हो गई, उसकी कोई कुछ सैलरी डिटेल्स हो गई, या उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास बेसिकली हैं वो प्रोड्यूस करने के लिए आपको बुलाया जा सकता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है जानने वाली कि सेक्शन 91 सीआरपीसी के अंतर्गत जब भी कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बोला जाता है, तो वैसे सिचुएशन में आपका पर्सनली वहाँ जाना जरूरी नहीं है। आप बस किसी तरीके से डॉक्यूमेंट जो है वहाँ प्रोड्यूस कर दीजिए, ले जाके दे दीजिए, बात खत्म। इसके अलावा आपको पर्सनली अपीयरेंस जरूरत नहीं है और आप जो है इस कानून का पालन करते हुए माने जाएंगे। तीसरा नोटिस जो है वो सेक्शन 41A सीआरपीसी के अंतर्गत इशू किया जाता है। जब भी कोई नोटिस सेक्शन 41A सीआरपीसी के अंतर्गत आपको मिलता है तो हाँ, यहाँ आपको घबराना बेहद जरूरी है, आपको टेंशन लेने की बेहद जरूरी है, क्योंकि कंप्लेन जो है वो आपके खिलाफ फाइल हुई है।
तो ऐसे सिचुएशन में टेंशन लेना लाजमी है। तो जब भी ऐसा नोटिस आपको मिलता है तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि कौन कौन से सेक्शंस लगे हैं, कौन कौन से धाराएं लगी हैं, इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। अगर जो भी धाराएं जो लगी हैं, अगर उसकी सज़ा जो है वो 7 साल या फिर 7 साल से कम का हो तो वैसे सिचुएशन में पुलिस आपको गिरफ्तार कर भी सकती है, नहीं या फिर नहीं भी कर सकती है। इससे रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किया गया था, जिसका नाम है अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जहां पे कुछ गाइडलाइंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी गिरफ्तारी से रिलेटेड। और ये कहा गया था कि जब तक बेहद ज़रूरी ना हो, पुलिस जो है वो अननेसेसरीली गिरफ्तारी ना करे। तो आइए कुछ उन्हीं गाइडलाइंस के बारे में हम जान लेते हैं। अगर पुलिस को अगर लगता है कि आप दोबारा से वो ऑफेंस कर सकते हैं तो वैसे सिचुएशन में पुलिस जो है आपकी गिरफ्तारी कर सकती है। अगर पुलिस को लगता है कि जो भी गवाह हैं, जो भी विटनेसेस हैं, उन्हें आप डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, तो वैसे सिचुएशन में भी गिरफ्तारी हो सकती है। अगर पुलिस को लगता है कि आपको गिरफ्तार नहीं किया गया तो आप भाग जाएंगे और आपको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि जो भी एविडेंसेस हैं उन्हें आप टेम्पर कर सकते हैं या फिर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भी पुलिस आपको गिरफ्तारी कर सकती है। अगर पुलिस को लगता है कि पुलिस के प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में आप बाधा देंगे तो ऐसे सिचुएशन में पुलिस आपकी गिरफ्तारी कर सकती है। तो बेसिकली ये कहा गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 7 साल या फिर 7 साल की जो सज़ा है उसमें 7 साल या फिर 7 साल से कम की जो सज़ा है उसमें अननेसेसरी पुलिस जो है गिरफ्तारी ना करे जब तक कि बेहद ज़रूरी ना हो। अब यहाँ हम ये जानेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो आपको सबसे पहले जाके अपने एडवोकेट से बात करनी है, उनको कांटेक्ट करना है, उनको सारे सिचुएशन हालात के बारे में बतानी है, उनको सारी जानकारी देनी है और जल्द से जल्द एक एंटीसिपेटरी बेल सेशन कोर्ट में फाइल करनी है। अब यहाँ ये जानना जरूरी हो गया है कि एंटीसिपेटरी बेल होती क्या है। बेसिकली एंटीसिपेटरी बेल वो होता है कि आपको गिरफ्तार करने से पहले ही बेल मिल जाती है। अगर आपने एंटीसिपेटरी बेल आपकी जो सेशन कोर्ट में अगर ग्रांट हो जाती है तो वैसी सिचुएशन में जब भी पुलिस आपको गिरफ्तार करने आएगी तो वो एंटीसिपेटरी बेल का ऑर्डर जो है वो आप दिखा सकते हैं और पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। तो वैसी सिचुएशन में अगर ग्रांट हो जाती है आपकी एंटीसिपेटरी बेल तो फिर टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हमने बेसिकली ये जाना कि जब भी पुलिस आपको कॉल करती है, पुलिस स्टेशन बुलाती है, तो उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है, आपने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। जैसा कि मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि वीडियो के अंत में एक बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी छिपी हुई है जो कि हर भारतीय के लिए जानना बेहद जरूरी है। हमारे देश के 3 क्रिमिनल लॉज बदलने वाले हैं आने वाले 1 जुलाई 2024 से। पहला जो है वो है इंडियन पिनल कोड जो बदलकर भारतीय न्याय संहिता 2023 हो जाएगा। दूसरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो जाएगा। और तीसरा जो है वो एविडेंस एक्ट बदलकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हो जाएगा। तो ये तीनों लॉज जो है वो आने वाले 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। ये हर भारतीय के लिए जानना बेहद जरूरी है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो और जो भी जानकारी मैंने दी है वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारियाँ भविष्य में ही प्राप्त होती रहे। मैं एक बार फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें, खुश रहें।